कल हमने देखिए टॉपिक स्टार्ट किया था चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है इसकी डेफिनेशन समझाई थी। एक बार मैं वापस से डेफिनेशन पर बात कर लेता हूं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। ये एक पार्टी है और ये एक पार्टी है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? एक अनकंडीशनल ऑर्डर होगा दूसरी पार्टी के ऊपर। अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है। अनकंडीशनल ऑर्डर होगा। किस बात का ऑर्डर होगा? कि भाई तुम्हें एक सर्टेन सम ऑफ मनी देनी है। ऑर्डर किस बात का होगा? टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। ठीक है। अब ये मनी किसको देनी है? या तो तुम्हें ये जो मनी देनी है वो लिखने वाले व्यक्ति को देनी है, या फिर इसके बिहाफ पर किसी दूसरे को देनी है। ऑन बिहाफ देनी है, और या फिर आपके पास जो इस डॉक्यूमेंट को लेकर आएगा, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर का मतलब होता है जो इस डॉक्यूमेंट को लेकर आपके पास आएगा, आप उसको वो अमाउंट क्या कर दोगे? पे कर दोगे आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह के ऑर्डर को जो कि राइटिंग में होगा उसे क्या बोला जाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है। बताइए, डेफिनेशन पार्ट मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। तो अब हम सेकंड पॉइंट लिखते हैं। तो अब आप लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में हमने मीनिंग लिखा, लिखे पॉइंट नंबर 2, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जो पार्टीज हैं वो कौन होती है? तो देखिएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। तीन पार्टीज। एक तो होता है ड्रॉअर, ठीक है। एक होता है ड्रॉई, और तीसरा होता है पेई। ये 3 पार्टीज आपकी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आती हैं। ड्रॉअर कौन होता है? सेलर। हु ड्रॉ द बिल? हु ड्रॉ द बिल? या हम ये कह सकते हैं वो पर्सन जिसने दूसरे व्यक्ति को कोई क्रेडिट दिया हुआ है, कोई क्रेडिट पीरियड ग्रांट किया हुआ है, वो जब एक बिल लिखता है तो उसे हम ड्रॉअर बोलते हैं। और ड्रॉअर को ही क्या बोला जाता है? राइटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राइटर ऑफ द बिल। ड्रॉई कौन होगा बताइए? जो एक्सेप्ट करेगा बिल। हाँ, या मैं बोल सकता हूं ऑन whom बिल इज ड्रॉन। ऑन whom बिल इज ड्रॉन।
जिसके ऊपर बिल लिखा जाएगा, या जो दूसरी बात आपने बोली कि जो उस बिल को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका एक और नाम क्या बना, एक्सेप्टर। ड्रॉअर या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, राइटर, ड्रॉई या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टर। पेई कौन होगा बताइए, हु विल बी द पेई? जो इस बिल का पेमेंट करेगा। वेरी गुड। हु रिसीव, करेगा या रिसीव करेगा? क्या बोला था आपने, पेमेंट करेगा? नो सर, पे रिसीव करेगा। हाँ ठीक है। हु रिसीव पेमेंट ऑफ द बिल। अगर मान लो पेमेंट खुद ड्रॉवर को ही मिल रहा है तो ड्रॉवर और पेई सेम पर्सन हो जाएंगे, और अगर पेमेंट किसी थर्ड पार्टी को मिल रहा है तो वो एक इंडिपेंडेंट पेई हो जाएगा। तो यानी किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होंगी, वन इज ड्रॉअर जो बिल को लिखेगा, वन इज ड्रॉई जिसके ऊपर बिल लिखा जाएगा या जो उस बिल को एक्सेप्ट करेगा, और पेई जो उस बिल के रेस्पेक्ट में अमाउंट को क्या करेगा, रिसीव करेगा। उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, पेई बोलेंगे। तो ये तीन पार्टी हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है। आइए ये सब चीजें रिकॉल हो रही हैं क्या अब आपको 11th की? यस सर। आइएगा, टर्म ऑफ अ बिल। अगला पॉइंट हम बात करते हैं, टर्म ऑफ अ बिल क्या होती है। देखिए टर्म का मतलब होता है ड्यूरेशन। सर बोलिए। सर वो ड्रॉअर और पे दोनों कभी कभी अलग अलग भी होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अभी आगे आएगी ये चीज, वैसे तो मैं आपको फिर भी बता देता हूं। ये तो है मान लो ड्रॉअर, ठीक है, और ये हो गया ड्रॉइंग। इसने इसके ऊपर बिल लिखा और इसने एक्सेप्ट करके बिल इसको भेज दिया। अब ये बिल इसके पास पड़ा हुआ है, यहां तक ठीक है। अब अगर मान लो ये बिल 3 महीने के पीरियड का था और 3 महीने तक ये बिल ड्रॉअर ने अपने ही पास रखा, तो 3 महीने बाद इसी को पैसा मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में तो ड्रॉअर और पेई दोनों एक ही पर्सन हो गए। क्लियर बिल्कुल? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लो ये जो ड्रॉअर था ना, इसे किसी पर्सन को पेमेंट करना था, यानी ये इसका क्रेडिटर है, इससे पैसे मांगता है। अब इस ड्रॉअर ने क्या किया, ये जो बिल था ना, ये बिल इसको दे दिया कि भैया देख मेरे पास अभी पैसा तो नहीं है, मेरे पास एक बिल पड़ा है जिसकी ड्यू डेट 3 महीने बाद आने वाली है, और मैं तुझे वो बिल दे देता हूं। ठीक है, टेक्निकली इसको बोला जाता है एंडोर्समेंट करना, यानी जब आपने बिल किसी और पर्सन के पास शिफ्ट कर दिया उसे बोलते हैं एंडोर्स करना। अब बताओ वो बिल किसके पास पड़ा हुआ है? सर क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर के पास, यानी क्या वो एक थर्ड पार्टी हो गई? यस सर। थर्ड पार्टी हो गई। अब मान लो ड्यू डेट तक वो बिल इसी के पास था, तो ड्रॉई जो पेमेंट करेगा अब वो किसको करेगा? सर क्रेडिट। किसको? तो ये क्या कहलाएगा, अब पेई कहलाएगा। बोलो क्लियर हुआ रिया? यस सर। और भी हैं तरीके। मान लो ड्रॉअर ने उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, आगे हालांकि अपन उसको पढ़ेंगे अभी आगे। अब बताओ बिल किसके पास पड़ा है? बैंक के पास। बैंक बैंक के पास। तो अब ड्यू डेट पर ड्रॉई किसको पैसे देगा?
बैंक बैंक भी तो थर्ड पार्टी हो गया। यस तो सर थर्ड पार्टी अगर बिल का पैसा ले रही है तो वो पेई कहलाएगा। क्लियर? इसीलिए पेई के लिए एक रूल होता है कि पेई जो है वो ड्रॉअर भी हो सकता है और पेई जो है वो एक इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी भी हो सकती है। क्लियर? बिल्कुल। यस सर आओ चलिएगा, अब हम बात कर रहे थे टर्म ऑफ अ बिल का मतलब क्या होता है। टर्म ऑफ बिल मीन्स ड्यूरेशन ऑफ बिल। ड्यूरेशन ऑफ बिल। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने एक 3 मंथ के लिए बीआर लिखा, तो ये जो 3 मंथ है दैट विल बी कॉल्ड टर्म ऑफ अ बिल या ड्यूरेशन ऑफ अ बिल। ठीक है, इफ बिल इज drawn as after date या एक होता है आफ्टर साइट। सुनी है क्या ये दो बातें? आफ्टर डेट या आफ्टर साइट। कोई बता सकता है? आफ्टर डेट और आफ्टर साइट। term will start from date of drawing। क्या वो नहीं सुना क्या आप लोगों ने? यस सर बताते नहीं हो आप लोग, आप मुझे टेस्ट कर रहे हो कि पता नहीं सर को आता है कि नहीं। अगर हम बोलेंगे तो सर हमसे ही पूछ लेंगे। यानी आफ्टर डेट का मतलब होता है जिस दिन आपने बिल लिखा वहीं से उसका ड्यूरेशन काउंट होना चालू हो जाएगा। लेकिन आफ्टर साइट का मतलब बता सकते हो? सर एक्सेप्ट होने के बाद काउंट होता है। हाँ बिल्कुल, यानी देखने के बाद, जब वो उसको देख ले और उसको क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, या हम ये बोले कि उस पर साइन कर देता है। तो यानी टर्म विल स्टार्ट व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। बताइए क्या क्लियर है ये पॉइंट भी? बिल्कुल। टर्म ऑफ बिल का मतलब होता है बिल का ड्यूरेशन। तो अब इसमें प्रॉब्लम आती है कि भैया बिल का ड्यूरेशन कहां से कहां तक माना जाए। तो दो तरह के बिल होते हैं, आफ्टर डेट बिल या आफ्टर साइट बिल। अगर आफ्टर डेट बिल है तो आफ्टर डेट बिल में तो क्या होता है कि जिस दिन हमने बिल ड्रॉ किया वहीं से उसका टर्म स्टार्ट हो जाता है और वहां से हम उसकी काउंटिंग करना चालू कर देते हैं। बट अगर हमने जो बिल लिखा है वो आफ्टर साइट बिल है तो उसकी टर्म वहां से स्टार्ट होती है उस दिन से जिस दिन ड्रॉई उस बिल को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। बोलो क्लियर है? यस सर पॉइंट यस सर ड्यू डेट ऑफ बिल। ड्यू डेट ऑफ बिल, बताइए बिल की ड्यू डेट से आप क्या समझते हैं? डेट ऑन विच बिल एक्सपायर।
is called due date, is called due date. यानी जिस डेट पर आपका बिल एक्सपायर होगा उसे हम क्या बोलते हैं, ड्यू डेट। अच्छा, यहां पर एक थोड़ा सा अलग अलग टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कुछ कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक होता है ड्यू डेट और एक होता है मैच्योरिटी डेट। अब देखिएगा, कई टेक्स्ट बुक या कई क्वेश्चंस तो ये मानते हैं कि ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट विल बी द सेम, लेकिन कुछ किताबें, कुछ टेक्स्ट बुक, कुछ क्वेश्चंस, कई बार कई ऑथर्स ये मानते हैं कि ड्यू डेट तो वो होती है जो बिल की टर्म के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, और जब हम उस ड्यू डेट में 3 दिन ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं तो वो डेट ऑफ मैच्योरिटी बन जाता है। ग्रेस पीरियड सुना है ना आपने? यस सर। 3 दिन का एक पीरियड दिया जाता है। तो कई जगहों पर यहां पर एक बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। आप इवन जब क्वेश्चन भी करेंगे तो ये बात बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसके ऊपर कहीं भी कोई ऐसा बेसिक क्लेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है। बट जनरल ट्रेंड ये माना जाता है कि ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक ही है, जो आफ्टर 3 डेज बाद आती है। बट अभी मैं उन बातों को अलग अलग इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि कुछ ऑथर्स, कुछ टेक्स्ट बुक्स ये मानती हैं कि ड्यू डेट का मतलब तो होता है कि जब आपका जो ड्यूरेशन ऑफ द बिल है या टर्म ऑफ द बिल है वो एंड होगा, जहां पर वो एक्सपायर होगा वो उसकी ड्यू डेट बनेगी। एंड जब आप उसमें 3 दिन क्या ऐड कर दोगे, ग्रेस पीरियड ऐड कर दोगे, तो वो मैच्योरिटी बन जाएगी। अगर मैं इसी के नीचे एरो बनाकर लिखूं, when we add three days of grace period, it becomes maturity date of bill. तो आपका जो सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो इसी बात को लेकर आता है, क्योंकि आपको किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उनकी ड्यू डेट्स या मैच्योरिटी डेट आपको ढूंढनी पड़ेगी। क्योंकि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें आपको एक बिल का टेन्योर या टर्म या ड्यूरेशन दे दिया जाएगा, एंड देन आपको क्या करना होगा कि उस बिल की जो ड्यू डेट है आफ्टर एडिंग 3 डेज ऑफ ग्रेस पीरियड आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। लिख लिया यहां पर? बताइए भाई, लिख लिया क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब पॉइंट आता है हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट ऑफ बिल। हाउ टू कैलकुलेट, या मैच्योरिटी डेट ऑफ बिल। प्रैक्टिकल पर्पस से तो क्या करते हैं, ये इन दोनों को एक ही तरीके से कैलकुलेट करते। ध्यान से सुनना बिल्कुल। केस ए, when bill
is made payable on a specific date. जब आपने बिल को बनाते समय उस पर एक स्पेसिफिक डेट ही मेंशन कर दी है, तो दैट स्पेसिफिक डेट is that specific date that will be due date. हाँ जी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि मैंने मानसी को ये बोला, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि मानसी मैं तुम्हें एक जो बिल दे रहा हूं इसका पेमेंट तुम्हें 1 जनवरी 22 को करना है। तो क्या मैंने इस बिल को एक स्पेसिफिक डेट के लिए पेबल बनाया? Yes, sir. Yes, sir. मैंने एक डेट स्पेसिफाई कर दी कि तुम्हें 1 जनवरी को ही पेमेंट करना है, तो इसका मतलब वो डेट कहलाते हैं जो डेट हमने स्पेसिफिक डेट पर ड्रॉ किए हैं। तो वो स्पेसिफिक डेट जो हमने बिल में लिखी है वो उसकी क्या बन जाएगी? ड्यू डेट बन जाएगी। When bill is made payable at a stated number of months after date, हाँ जी, जब एक बिल लिखा गया है जिसमें ये बोला गया है कि इतने नंबर ऑफ मंथ के बाद आप पेमेंट करना। फॉर एग्जांपल मैंने रिया को बोला कि रिया तुम मुझे 3 महीने बाद क्या दे देना, पेमेंट कर देना। तो जानते हैं जब हम मंथ वाइज बिल लिखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर हम ये नहीं देखते कि उस मंथ में 30 दिन है, 31 दिन है, 28 दिन है। मंथ मतलब मंथ। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना, 2 तरह से बिल बनाए जाते हैं, एक स्टेटेड नंबर ऑफ डेज और एक स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ। तो अगर मैंने कोई बिल स्टेटेड नंबर ऑफ मंथ के लिए बनाया है तो हमेशा ध्यान रखेंगे उस मंथ का जो लास्ट डे होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, अगर मैं एक पर्टिकुलर मंथ के लिए बना रहा हूं, मैं यहां पर पहले एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझा। देखिएगा, मान लेते हैं ये जो ड्रॉअर है इसने एक 4 मंथ का बिल लिखा है, 4 मंथ बिल। ठीक है, किस दिन लिखा? फर्स्ट नवंबर को।
ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज कि आपने जो बिल लिखा वो 4 मंथ के लिए लिखा। बताइए, अगर आप 1 नवंबर से 4 महीने गिनते हैं तो बताइए कहां तक जाएंगे आपके 4 महीने। नवंबर का महीना, फिर उसके बाद दिसंबर, फरवरी फरवरी। और फरवरी। ठीक है, तो अब आपके पास जो इसकी ड्यू डेट आई वो क्या हो गई। अभी मैं ग्रेस पीरियड एक बार ऐड नहीं कर रहा हूं, 20th Feb। मेरी बात समझ रहे हो? यानी मुझे अब ये नहीं देखना कि भाई वैसे तो मैं बोलूं तो बोले 4 महीने का मतलब दिन में भी जा सकता हूं, बट नहीं, आपके पास अगर बिल मंथ वाइज बनाया गया है तो आप जो काउंटिंग करेंगे वो मंथ वाइज करेंगे। आपको इस बात से कोई मतलब नहीं होगा कि उस महीने में कितने दिन हैं। हमें डेज में नहीं सोचना है। जब बिल एक नंबर ऑफ मंथ के लिए बताया गया है तो इसका मतलब क्या हुआ, डेट ऑन विच टर्म ऑफ बिल एक्सपायर। मंथ वाइज देखना है। अच्छा, अगर मैं अब आपसे पूछूं कि तीसरा बिल मैंने डेट के अकॉर्डिंग बनाया है, नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा बताइए। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। जब आप डेज के अकॉर्डिंग जाओगे तो डेट ऑफ बिल को एक्सक्लूड करोगे और उसके आगे से जितने दिन का बिल है वो जोड़ना चालू कर दोगे। कई बार एक गलती होती है हमारी, डेज में एक आध दिन का फर्क आ जाता है, तो आप पहले इस बात को लिख लें। when bill is made payable at a stated number of days at a stated number of days after date। अगर आपका बिल नंबर ऑफ डेज में स्टेटेड है the date which comes after adding the date which comes after adding stated number of days to the date of bill। डेट ऑफ बिल में आप उतने स्टेटेड नंबर ऑफ डेज जोड़ दो। बस ये नंबर ऑफ डेज जोड़ते समय ध्यान रखना, द डेट ऑफ बिल इज एक्सक्लूडेड, उसको काउंट नहीं करते हैं। एक्सक्लूडेड। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप 1 नवंबर के दिन बिल लिख रहे हैं 40 दिन का। 1 नवंबर को आपने 40 डेज का बिल लिखा। कौन बताएगा? बताओ इसकी ड्यू डेट क्या आएगी? 40 दिन 1 नवंबर में जोड़ के मुझे बताइए कितना हो रहे हैं। ग्रेस पीरियड अभी इग्नोर कर देना। 1 नवंबर 11 दिसंबर 10 दिसंबर वापस बोलना ना,
11 दिसंबर। 11 दिसंबर। 11 दिसंबर। सभी जने यही बोल रहे हैं या किसी का कुछ और भी आंसर आ रहा है? 40 दिन का बिल समझ नहीं आ रहा हो तो भी मुझे बता देना। 40 दिन कैसे जोड़ने? देखो मैं आपको बताता हूं। आपने 1 नवंबर को बिल लिखा, क्लियर बिल्कुल। इस डेट को तो छोड़ दो, एक्सक्लूड करना है, तो काउंटिंग चालू होगी 2 नवंबर से। अब आप 40 दिन आगे बढ़ जाओ बस। 2 नवंबर से बढ़ो 40 दिन आगे, देखो क्या डेट आ रही है। तो अगर आप नवंबर के महीने में देखोगे तो कितने दिन आए? नवंबर कितने महीने का होता है? सर 30। 30 डेज का मंथ है। उसमें से 1 तारीख तो चली गई, तो नवंबर के तो कितने दिन बचे आपके पास? 29। 29 डेज बचे। आपको 40 दिन जाना है, तो अब कितने दिन और बच गए? आगे बढ़ो दिसंबर की डेट पर, तो 11 तारीख आ जाएगी भाई, 11 दिन और बचे। तो ये आपके पास ड्यू डेट आ गई। यानी जब आपको स्टेटेड नंबर ऑफ डेज में जाना है तो एक ही बात ध्यान रखनी है, जिस दिन बिल लिखा उस दिन को छोड़ो, अगले दिन से जितने स्टेटेड नंबर ऑफ डेज हैं उनको काउंट करो और उसको जोड़ के जो डेट आएगी वो आपकी ड्यू डेट बनेगी। बताइए क्लियर है क्या ये पॉइंट? यस सर। देख लो फिर, क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। सबको आ रहा है समझ में? साविका, सर पंकज, यस सर। आगे बढ़ता हूं। पॉइंट नंबर डी, when due date is a public holiday। आपने बिल लिखा लेकिन उसकी जो ड्यू डेट आई उस दिन पब्लिक हॉलिडे आ गया, बताइए क्या करेंगे? सर उससे एक दिन पहले करेंगे। वेरी गुड। यानी जो आपका प्रिसीडिंग बिजनेस डे होगा, will be the due date। अच्छा, पब्लिक हॉलिडे क्या माने, कौन कौन से माने जाते हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 26 जैन, 15 अगस्त और ऑल संडेज, जितने भी संडे हैं। अच्छा सर एक शायद हाँ जी बोलो। ट्रिप भी होता है। हाँ 2 अक्टूबर बिल्कुल। और बताओ। 25 दिसंबर। है 25 दिसंबर। नहीं नहीं, 25 दिसंबर नहीं होता, पब्लिक हॉलिडे थोड़ी है 25 दिसंबर। अच्छा एक चीज और मैं आपको बताता हूं। देखो क्या होता है, दो ऐसी डेट हैं, हालांकि देखो वो आपके अभी इतना रेलेवेंट नहीं है, बट यू हैव टू नॉलेज अबाउट दैट। एक होती है 30 सितंबर और एक होती है 1 अप्रैल।
देखिए क्या होता है, मैं आपको बताऊं, ये दो ऐसी डेट हैं जहां पर बैंकों में हॉलीडे किया जाता है ड्यू टू द क्लोजिंग। ये बैंक हॉलीडे होते हैं फॉर द पब्लिक, बैंक हॉलीडे फॉर पब्लिक। जानते हैं 1 अप्रैल के दिन कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होता, बैंक खुलेंगे बट नॉट फॉर द पब्लिक। 1 अप्रैल के दिन पब्लिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती है, ऐसा आप पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जब आप इंटर लेवल पर जाएंगे। देखिए क्या होता है, 31 मार्च बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज करने का दिन होता है, तो बैंक जनरली 1 तारीख को पब्लिक डीलिंग नहीं करता। तो अब प्रॉब्लम क्या है, मान लो अगर किसी बिल की ड्यू डेट 1 अप्रैल आ जाए, तो अब 1 अप्रैल के दिन आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन तो कर नहीं सकते, तो पैसा कैसे दोगे? मान लो आपने पैसा निकाल के भी नहीं रखा हुआ है, तो फिर उस केस में इसे भी पब्लिक हॉलीडे मान लिया जाता है। हालांकि देखो मैं आपको फिर कहता हूं, अभी आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये डेट जनरली काम नहीं आती है, बट यू हैव टू नॉलेज अबाउट इट कि एज पर द बैंकिंग एक्ट इन 2 दिनों पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। ये 2 दिन बैंकों का पब्लिक के लिए हॉलीडे होता है, वैसे हॉलीडे नहीं है ये। पब्लिक हॉलीडे का मतलब है पब्लिक के लिए हॉलीडे होना। इन 2 दिनों में आप बैंकों में जाकर अपने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे तो आपके जो वेल नोन हॉलीडेज हैं वो तो आपको पता ही है सारे, लेकिन इनके अलावा ये 2 दिन और होते हैं जिस दिन पब्लिक के लिए हॉलीडे होता है, ताकि पब्लिक इन दिनों में जाकर बैंकिंग ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती। और लास्ट पॉइंट, अगर इमरजेंसी हॉलीडे हो जाए, व्हेन ड्यू डेट declared as emergency holiday, बताओ क्या होगा? सो नेक्स्ट डे ड्यू डेट होगी। बिल्कुल, द नेक्स्ट फॉलोइंग डे। will be due date। बताइए, इसमें आपको कोई बात पूछनी हो तो मुझे बताएं। सर हाँ जी, सर ये जो सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे होते हैं सर, ये भी तो हो सकते हैं ना पब्लिक हॉलीडे टाइप, मतलब बैंक हॉलीडे में? आप बिल्कुल देखिए होते हैं। मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंग अगर मैं जाऊंगा ना, तो ये वो डेट होती है जहां पर बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं होते हैं। बट एक्चुअली में क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये तो है ना, अब चालू हुआ है सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे। तो पहले तो सैटरडे को बैंक खुलते ही थे, हाफ डे होता था ना भाई। ये कितने टाइम से होने लगे, सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे जो है ये तो अब हॉलीडे होने लगे कि बैंक बंद रहेंगे। अदरवाइज जब अपन पुराने टाइम की बात करें तो उस समय तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में इनके बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई थी, बट हाँ क्लोजिंग डेट के बारे में बात लिखी हुई थी, ठीक है। तो यहां पर तो हम मान सकते हैं कि अगर बैंक हॉलीडे है तो वो आपका पब्लिक हॉलीडे हो गया। क्लियर? यस सर। बताइए भाई, क्या आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, हमारे पास कई बार तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं कि ड्यू डेट निकालो, मैच्योरिटी डेट निकालो, तो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन इन पर बनेंगे और बाकी तो फिर अब हमारे पास अकाउंटिंग एंट्री पर बेस्ड क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। यानी नेक्स्ट क्लास से हमारा इसका प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। हम जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, किस तरह से बिल के ट्रांजैक्शन होते हैं, सबको हम एक एक करके विथ एग्जांपल्स प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे।
सारी एंट्रियां समझेंगे, हर पार्टी की बुक्स में एंट्रियां समझेंगे एंड सो ऑन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही आपका।